सालों पहले हिटलर की सेना द्वारा छुपाया गया इतना बड़ा खजाना जिसके अंदर ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन के गोल्ड बार मौजूद थे। लेकिन मॉडर्न जमाने के लोग उस पूरे खजाने को पाने के लिए कितने हद तक गिर जाएंगे ये किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 का समय दिखाते हुए, जहाँ पर पूरी जर्मन की सेना फ्रांस के ऊपर कब्जा कर चुकी थी। वो तो वहाँ की हर एक चीजों को हथियाने की कोशिश करती। फ्रांस द्वारा अपने पूरे कार्यकाल में कमाए गए सोने और कई सारे धन को जर्मन सोल्जर्स ने अपने अंडर ले लिया था। उस खजाने में इतने बड़े बड़े गोल्ड बार शामिल होते हैं कि उनकी कीमत निकालना मुश्किल होता है। लेकिन उन जर्मन्स ने पूरा खजाना एक आइलैंड पर छुपाने का डिसाइड किया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो फ्रांस के हर एक सिटीजन्स को मारना स्टार्ट करने लगे। हमें तो एक लेडी दिखाई गई जिसे जब इस बारे में पता चला तो वो अपने बेटे को पीछे वाले रास्ते से भगा देती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर नाजी और जर्मन सैनिक पहुँच गए थे और वो उस लेडी को भी पकड़कर मारने के लिए चले जाते हैं। यानी हालत फ्रांस में इतनी ज्यादा खराब थी। लेकिन उन चीजों के बीच हमें कुछ लोग ऐसे भी दिखाए गए जो जर्मन सोल्जर्स के अगेंस्ट थे। वो उनके खिलाफ एक प्लान बना रहे होते हैं। अचानक ही वो पूरा ग्रुप काफी पैनिक करने लगा और उनमें से एक आदमी जर्मन सोल्जर्स के खिलाफ कोई तो बटन प्रेस कर देता है। ये आखिरकार किस धमाके से रिलेटेड था कुछ रिवील नहीं होता, बल्कि यहाँ से कुछ मोमेंट बाद का समय दिखाया गया जहाँ पर नाजी सैनिक अभी भी फ्रांस पर कब्जा किए थे। वहाँ तो छोटी मोटी वॉर चल रही थी। अब जर्मन सैनिक 2 न्यूज रिपोर्टर को पकड़ते हैं जो एक्चुअल में यूएस के सोल्जर्स थे जो अपने मिशन पर आए होते हैं। लेकिन जर्मन सोल्जर्स को उन पर शक होने लगा तो वो उनकी सारी तहकीकात करते हैं। जब श्योरिटी हो गई कि उनके पास कोई हथियार नहीं है तो उन्हें उनके जनरल के पास भेज दिया गया जो एक खुफिया अड्डे पर छुपे हुए थे। उनका नाम तो जनरल मिलन होता है जो रिपोर्टर्स के सामने इंटरव्यू देना चाहते थे अपने बारे में। दरअसल सभी लोग वो और उनकी जर्मन सेना को एक दुश्मन समझते थे, पर जनरल दिखाना चाहते हैं कि वो तो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यानी जनरल ने पूरी रिपोर्टिंग के दौरान अपनी सेनाओं की बढ़ाई की थी। पर पता चला कि उसी बेस के अंदर 3 यूएस मिलिट्री के सोल्जर्स घुस गए। वो सामने आने वाले सारे जर्मन सोल्जर्स को मारते हुए जनरल के पास पहुंच गए। वो रिपोर्टर्स भी अब उनके साथ मिल चुके होते हैं और जनरल मिलन को बेहोश करके अपने साथ लेकर जाने लगे। यानी यही उनका प्लान था, मिलन को किडनैप करके लेकर आना। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बाहर तैनात पूरी जर्मन सेनाओं को इसकी भनक लग गई थी। वो कई सारी अपनी बटालियन उनके सामने भेजते हैं यूएस सोल्जर्स को मारने के लिए। और अब तो वहाँ कुछ ही देर के अंदर इतनी ज्यादा फायरिंग होने लगी थी कि सभी मारे जाने लगे। बट यूएस सोल्जर्स जैसे तैसे जनरल मिलन को बेहोश करते हैं और बाहर निकलकर जर्मन सोल्जर्स की टीम पर हमला करते हैं। कुछ सोल्जर्स को तो उन्होंने खत्म कर दिया था, पर उन्हें पता है कि और भी कई ज्यादा सोल्जर्स यहाँ आने वाले, इसलिए बचे हुए यूएस मिलिट्री के मेंबर्स ने एक टैंक उठाया और उसके अंदर बैठकर सीधा वहाँ से दूर जाने लगे। जर्मन सेना का सीनियर भी सभी लोगों को एकदम सतर्क कर देता है। उन यूएस मिलिट्री के घुसपैठियों को जल्द से जल्द पकड़ने का आदेश दिया गया। लेकिन वो सब तो जनरल को टैंक में बिठाकर चारों तरफ तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कई बड़े बड़े टावर्स गिरा दिए जिससे जर्मन सोल्जर्स मारे जाते हैं और अब वो एक ब्रिज पर आकर रुक गए। पता चला कि अब उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। यूएस सोल्जर्स एक टैंक के अंदर बैठे हुए थे और उन्हें कुछ सूझता नहीं कि आखिर वो क्या करे। जर्मन सेना का वो सीनियर भी उस जगह पर पहुंच चुका था, पर तभी अचानक उन्होंने टैंक की मदद से ब्रिज पर ही वार किया, जिससे ब्रिज टूट जाती है और टैंक पानी में गिर जाता है। जर्मन सोल्जर्स तो आदेश देने पर पूरी गोलियां बरसाने लगे, लेकिन वो सारे यूएस सोल्जर्स हाई ट्रेन्ड थे। उन्होंने जैसे तैसे पानी में सांस लेने के सूट पहन लिए और मौका देखकर वहाँ से बाहर निकलते हैं दुश्मनों को खत्म करते हुए। यानी वो इतनी सारी सेनाओं को चकमा देकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। कुछ देर के अंदर वो अपने हाइडिंग एरिया पर पहुँच जाते हैं जनरल मिलन को लेकर। वहाँ पर तो उनका सीनियर था जो पूरी टीम पर काफी गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उनका प्लान था कि बिना लड़ाई किए जनरल मिलन को किडनैप करके लाना। लेकिन लोगों ने तो एक जंग जारी कर दी है और अब जर्मन सोल्जर्स इस पर चुप ना बैठकर पलटवार जरूर करेंगे। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं लिए हैं, तो तब तक के लिए ये यूएस मिलिट्री सोल्जर्स आराम कर सकते हैं। उनका सीनियर भी खुश था कि एटलीस्ट जनरल मिलन को वो पकड़ लिए। अपना ये छोटा सा मिशन खत्म करने के बाद वो सभी यूएस मिलिट्री ऑफिसर्स बार में चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए। लेकिन कुछ ही समय में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो या तो सभी को बिलियनियर बना देगी या फिर अगले मोमेंट में वो अपनी जान की भीख मांगेंगे। वो सभी दोस्त तो एक साथ काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी उनके बीच एक वेट्रेस आती है जिसका नाम लारा था। लारा दिखने में और बातचीत करने में काफी ज्यादा अच्छी थी। अब यूएस मिलिट्री सोल्जर्स में से एक मेंबर तो लारा के साथ फ्लर्टिंग करने लगा था।
वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लारा इसका जवाब देगी, लेकिन लारा तो उन्हें बिल्कुल इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। इस बात पर बाकी मेंबर्स इसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वो एक लड़की से फ्लर्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन एक लोकल आदमी से पूछने पर बताया गया कि वो लेडी जिसका नाम लारा है वो भले ही वेट्रेस का काम करती है, लेकिन वो बहुत ही सीधी लड़की है। वो जल्दी किसी के पास नहीं जाती और एकदम अकेली रहती है। अब सोल्जर्स जब ये सुनते हैं तो उन्हें लारा की सिंप्लिसिटी का पता चला, यानी वो बाकियों जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ड्रिंक खत्म करने के बाद सभी दोस्त अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, पर उनमें से हमें मैट दिखाया गया जो अपने साथी स्टैन के साथ जा रहा होता है। मैट ने तो स्टैन को कुछ खाने के लिए इनवाइट किया, बट स्टैन को लेट हो रहा था, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। तब पता चला कि मैट वहाँ से ट्रेवल करते हुए सीधा एक घर के अंदर आ चुका है और वो घर एक्चुअल में लारा का था। लारा के तो मैट बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है और दोनों एक अच्छा मोमेंट शेयर करने लगते हैं। यहाँ पता चला कि मैट और लारा एक दूसरे के साथ कई दिनों से रिलेशनशिप में थे, यानी लारा के बारे में जो सिंप्लिसिटी बताई जा रही थी वो पहले ही बेकार हो चुकी होती है। पर फिलहाल बात ये कंफर्म थी कि लारा और मैट का रिलेशनशिप है। अब बातों में मैट लारा से ये पूछता है कि यहाँ की जंग खत्म होने के बाद क्या वो उसके साथ शादी करके उसके देश में रहना चाहेगी। वो दोनों साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे, लेकिन लारा ने इन चीजों के लिए मना कर दिया क्योंकि यहाँ के एक संगठन में वो जुड़ चुकी है जो इस देश के डेवलपमेंट में वापस मदद करती है और लारा उसी संगठन में अपना सारा समय देना चाहती है। मैट तो अब उसके डिसीजन पर सवाल उठाने लगा, जिस पर लारा उसे एक एग्जाम्पल देकर कह रही थी कि अगर तुम्हारे रहने वाले देश के अंदर कभी वॉर रुकेगी नहीं तो क्या तुम वहाँ से लड़े बिना वापस आ जाओगे। इसका जवाब साफ साफ ना होता है, जो कि मैट समझ गया था। वो तो अब लारा के भी डिसीजन की रिस्पेक्ट करने लगा होता है, यानी वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एकदम सही थे। अब कुछ घंटे इस तरीके से बीतने के बाद लारा उसके लिए कुछ खाने के लिए बना रही थी, पर पता चला कि लारा के घर के अंदर कोई घुस चुका है जो उससे बदतमीजी से बातचीत कर रहा था। लारा सिर्फ इतनी बात कह रही थी कि मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पता, यानी कि वो लोग लारा से किसी चीज की लोकेशन मांग रहे थे जो कि वो उन्हें बिल्कुल बता नहीं रही थी। लारा उनसे बात करते हुए बहुत ही ज्यादा डर रही थी, जैसे वो उस पर हमला ही करने वाले हैं। अब ये सारी आवाज सुनकर जब मैट उस जगह पर आता है तो वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर पता चला कि वो सारे बदमाश मैट पर टूट पड़े हैं और वो मैट लारा दोनों को ही चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैट भले ही एक सोल्जर है, लेकिन अकेला वो भी कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर तक ये चलता रहा, लेकिन वहाँ पर उसका साथी स्टैन आ जाता है। स्टैन ने तो मैट का पूरी तरीके से साथ दिया और उन बदमाश लोगों को मारने लगा। दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, जिससे कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। स्टैन ने तो यहाँ मैट को लारा के साथ देख लिया था और मैट तो उससे नजर ही नहीं मिला पा रहा होता, लेकिन स्टैन ने साफ क्लियर कर दिया कि उसे उन दोनों के रिलेशन के बारे में पहले से पता है, लेकिन उसने अपने ग्रुप में किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। स्टैन मैट को वापस सही सलामत घर आ जाने के लिए कहता है। अब मैट जब लारा के साथ घर के अंदर आया तो वो पूछने लगा कि वो लोग कौन थे और आखिर वो तुमसे क्या चाहते थे। लारा सच्चाई बताने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ से कुछ लेकर आती है। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया तो पता चला कि वहाँ पर एक गोल्ड बार मौजूद है और वो बहुत ही बड़ा और चमकदार था। मैट ने इतना बड़ा गोल्ड बार अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इसी बात पर लारा मेंशन करती है कि यही सोने की चीजें हैं जो वो लोग चाहते थे। एक्चुअल में वो सब लारा के दूर के फैमिली मेंबर्स थे और ये गोल्ड बार लारा को उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया है। तब से लेकर आज तक वो उसे संभाल कर रखते आ रही है। इस मोमेंट पर हमें एक सच्चाई पता चलती है जो सालों पहले दिखाई गई थी, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब उस लेडी ने अपने बेटे को सोल्जर से बचाने के लिए भगा दिया था। हमें पास्ट में वही लड़का दिखाया जाता है जो ट्रेवल करते हुए कुछ सैनिकों की टुकड़ी के पास पहुंचा। वो साफ देख पा रहा था कि सैनिक कुछ चमकती हुई चीजों को ट्रक के अंदर भर रहे हैं। ये एक्चुअल में गोल्ड बार्स थे जो कि नाजी सेना फ्रांस से लूटकर दूसरे आइलैंड पर ट्रांसफर कर रही थी। अब यहाँ इतनी ज्यादा चमकती हुई चीज को देखकर वो लड़का रोक नहीं पाया और उनमें से एक गोल्ड बार जाकर उठा लेता है। उसे लगा कि वो वहाँ से चला जाएगा लेकर, लेकिन एक सोल्जर उसे पकड़ लेता है रंगे हाथों। वो तो उस लड़के को सजा देने के लिए भी बुला रहा था, पर वो लड़का बड़ी चालाकी से वहाँ से भागने लग जाता है। उसका साइज छोटा था, इसीलिए जैसे तैसे वो वहाँ से दूर निकल गया। सोल्जर्स अभी भी उसके पीछे थे क्योंकि एक बड़े से गोल्ड बार की कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा थी। उस लड़के ने तो गोल्ड बार कहीं मिट्टी के अंदर छुपा दिया और बाद में उसकी मदद कुछ ऐसे रेबिलियस ग्रुप करते हैं जो कि जर्मन सैनिकों के अगेंस्ट रहा करते थे। यानी उन्होंने ही उस बच्चे को जर्मन सोल्जर से बचा लिया और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लारा का ग्रैंडफादर होता है। यानी वो गोल्ड बार इतने सालों से उनकी फैमिली में चलता आया है और अब लारा के पास है। वहाँ पता चलता है कि नाजी सोल्जर्स ने जिन फ्रांस के लोगों को किडनैप किया था वो उन्हें बुरी तरीके से मार रहे हैं बदला लेने के लिए। तो अब वो लड़का जिन रेबल ग्रुप के साथ था, उन्होंने एक प्लान बनाया होता है।
वो एक बड़ा सा लीवर उस लड़के से ही दबवाते हैं जिसके प्रेस होने पर एक बड़ा धमाका हुआ। एक्चुअल बात होती है कि ये धमाका एक बांध के पास होता है जिसके अंदर बहुत सारा पानी था। वहाँ के बैरियर के डिस्ट्रॉय होने के बाद कई सारा पानी उस शहर में भरने लगा। यानी उन रेबल ग्रुप वालों ने जितने भी जर्मन सोल्जर्स वहाँ मौजूद थे सबको डुबा दिया। मानो कि अब वो पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर डूब जाता है। भले ही उसमें कई मासूम लोग भी मारे गए, लेकिन नाजी सोल्जर्स का मरना जरूरी था। तब से लेकर आज तक ये सारी कहानियां लारा के ग्रैंड पेरेंट्स उसे सुनाया करते थे। अब यहाँ प्रेजेंट में लारा मैट को अपने साथ डाइविंग करने के लिए पास ही वाले लेक में जाती है। उसके हिसाब से ये वही लेक वाला एरिया है जहाँ सालों पहले पानी भर गया था। मैट को जब इस पर भरोसा नहीं हो रहा था तो वो एकदम पानी के तल की तरफ गए। थोड़ी ही देर के अंदर उसकी आंखें खोली की खोली रह गई, क्योंकि उस जगह के नीचे की तरफ मानो एक पूरा शहर था। सब वैसे का वैसा ही डूब गया सालों पहले। वहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स थी, ट्रक्स थी और मिलिट्री टैंक्स थे। मैट और लारा उस जगह को और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। दोनों तो वहाँ के एक चर्च के अंदर भी गए जहाँ बड़ी बड़ी बेल लगाई गई थी। लारा बताती है कि कुछ लोगों की आत्माएं अभी भी इस जगह पर घूमती हैं। अब पानी से ऊपर आने के बाद लारा बताती है कि ये गोल्ड बार उसे मिट्टी के अंदर से मिला जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर ने सालों पहले उसे छुपाया था। यानी उनके द्वारा बताई गई इसके बारे में सारी कहानियां सच हैं। तो अब लारा मैट का साथ चाहती थी उस खजाने को ढूंढने के लिए जो जर्मन सोल्जर्स ट्रांसफर करना चाहते थे किसी दूसरे आइलैंड पर, लेकिन पानी में डूबने के कारण वो पूरा इतने टन का सोना वहीं दफन हो गया। अगर वो साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करे तो ये सब किया जा सकता है। मैट भी इतना ज्यादा गोल्ड के बारे में सुनकर लारा की टीम में शामिल हो चुका था। अब मैट लारा के साथ सीधा अपने साथियों के पास आता है और उन्हें पूरी उस कहानी के बारे में बताता है। इनफैक्ट वो तो गोल्ड बार भी लाया था ये दिखाने के लिए कि इस तरीके के बहुत सारे टन का सोना अभी भी पानी में मौजूद है। अगर वो उसकी परफेक्ट लोकेशन ढूंढकर रिसर्च स्टार्ट कर देंगे तो वो सब उनका हो सकता है। यानी उस एक खोज के बाद उन्हें इतना फायदा होगा कि आगे चलकर उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टैन और स्कॉट नाम के मेंबर्स ये बताने लगे कि जिस टेरिटरी की तुम बात कर रहे हो वो दुश्मनों के एरिया में है और वहाँ जाना मतलब खतरे से खाली नहीं होने वाला था। अगर दुश्मनों को पता चला तो वो हमें मार देंगे। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो ये सोच रहे होते हैं कि हमें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेकर अगर वो इस खजाने को ढूंढ लेते हैं तो उनके पास काफी सारा सोना होगा। यानी इन्हीं सारी चीजों पर उनकी डिस्कशन चल रही थी और लारा भी अपना व्यू शेयर करती है उन सारी चीजों के ऊपर। अब मैट की टीम के सारे सोल्जर्स लारा से कुछ सवाल पूछने लगे कि इतने सारे गोल्ड मिलने पर तुम क्या करोगी, आखिर तुम्हारा मोटिवेशन क्या है उस पूरे गोल्ड को लेने का। तब जाकर लारा अपना इंटेंशन बताती है कि मैं उतने सारे गोल्ड का यूज उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ जो इस देश के अंदर बहुत बुरी हालत में रहते हैं और वो फैमिलीज जिन्हें नाजी सोल्जर्स ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। यानी कि लारा का पूरा एम यही था कि वो उन पूरे सोनों से गरीबों की मदद करेगी। लेकिन सोल्जर्स में से स्टैन नाम का एक आदमी उससे क्वेश्चन करने लगता है कि क्या होगा अगर तुम सारे खजाने लेकर यहाँ से चले जाओ। इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो सकती है। लेकिन लारा इसका कोई सीधा जवाब नहीं दे रही थी। अब वो इतने बड़े खजाने की क्वांटिटी सुनने के बाद जो सोल्जर्स नहीं मान रहे थे वो भी प्लान में शामिल हो जाते हैं। यानी वो सब अब एक टीम बन चुके थे जो प्लान बनाएंगे कि उस खजाने को कैसे रिट्रीव किया जाए। बैन, स्टैन और उसके कई सारे साथी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि आखिर दुश्मनों की सेना से बचते हुए वो कैसे पानी वाले इलाके में पहुंचेंगे और आखिर इतने टन सोने को पानी से बाहर कैसे निकालेंगे। इसके लिए उन्हें काफी एडवांस इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी जो फिलहाल तो अभी उनके पास नहीं है। लेकिन उनकी बातों से इतना कंफर्म था कि सब के सब कॉन्फिडेंट हैं इस मिशन के लिए। अब मैट सीधा चले जाता है लारा के पास और उससे पूछने लगता है कि तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप इसीलिए तो शुरू नहीं की कि ये तुम्हारे प्लान में शामिल था और या तो ये सारी चीजें नाटक हो सकती हैं। लारा का जवाब ये होता है कि शुरुआत में वो सिर्फ अपने प्लान के हिसाब से चल रही थी, लेकिन फिर बाद में उसे रियलिटी के अंदर मैट से प्यार हो गया और अब वो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती है। मैट भी इस जवाब से सेटिस्फाई हो जाता है और अब वो प्लान में आगे बढ़ रहे थे। मैट के जितने भी मिलिट्री सोल्जर्स होते हैं वो अपनी ही बटालियन से कई सारे सामान ले लेते हैं। उन्होंने मिलिट्री ट्रक्स ले ली और कई ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो उन्हें पानी में काम आएंगे। एक्चुअली बात ये थी कि उन्होंने अपने सीनियर को बताया था कि वो किसी सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं, इसी वजह से उन्हें मिलिट्री की इक्विपमेंट्स यूज करने की परमिशन मिली थी। अब देखने से लग रहा था कि उन लोगों को इस मिशन में मजा आ रहा है। भले ये पूरी चीजें रिस्की हैं, पर अगर उतने टन का सोना पानी से निकल गया तो सब के सब अमीर हो जाएंगे। लेकिन उन्हें भी सावधान रहना होगा, क्योंकि दोनों को अगर किसी ने देख लिया तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन हो सकती है।
अब बैन, स्टैन और बाकी सोल्जर्स जुट चुके थे उस प्लान को कंटिन्यू करने के लिए। बैन ने बहुत सोचने के बाद एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें कि वो काफी टन सोना पानी के ऊपर लेकर आ जाएंगे। इस प्लान के अंदर वो बता रहा था कि हम कई सारे कार्गो सूट उससे बांध देंगे और फिर उसके अंदर गैस भर के उन्हें ऊपर फेंक देंगे। इससे हमें ना तो कोई भारी इक्विपमेंट की जरूरत होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि उतने सारे सोने को पानी में से शिफ्ट कैसे करेंगे। शायद इसका भी सॉल्यूशन बैन के पास पहले से ही मौजूद था। वो कहता है कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके पास अपनी हेलीकॉप्टर प्लेन्स हैं, तो वो उन्हें बोलकर हेलीकॉप्टर की मदद से गोल्ड को शिफ्ट कर सकता है। अगले दिन तो बैन उन्हीं सारे हेलीकॉप्टर वाले दोस्तों के साथ था और वो तो उन्हें लालच देता है कि ये काम करने के बदले तुम्हें कई मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। सुनते ही वो दोस्त एकदम से रेडी हो चुके थे। बैन तो उन्हें उस पानी की लोकेशन भी दिखाने के लिए जाता है, लेकिन पता चला कि उस जगह पर दुश्मनों का भी एक हेलीकॉप्टर आ चुका है और वो बिना देखते ही उन पर वार करने लगा। अगर हेलीकॉप्टर को जरा भी डैमेज होती तो सभी मारे जाते, पर बैन की सूझबूझ वहाँ काम आती है और वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ घर की तरफ लारा बहुत ही ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसका वो गोल्ड बार चोरी हो चुका है और वो पूरी तरीके से श्योर है कि ये काम उसका भाई और उसके फैमिली मेंबर्स ने किया है। लारा के पास वही उसके ग्रैंडफादर की आखिरी निशानी थी। लेकिन एक और चौंका देने वाली बात ये होती है कि उसके फैमिली मेंबर्स जो गोल्ड बार चुरा कर भागे थे उन्हें सोल्जर्स ने पकड़ लिया है। उनके पास इतने बड़े गोल्ड बार होने के कारण अब उन्हें शक होने लगा। सोल्जर्स तो लारा के भाई और फैमिली मेंबर्स से मार मार कर पूछताछ करने लगी कि ये कहाँ से मिला और एक्चुअल में वो डर के मारे सब कुछ बता भी देते हैं। यानी अब उन जर्मन सोल्जर्स को भी अंदाजा लग चुका था कि वो खजाना अभी भी पानी के अंदर मौजूद है। वो उसे शायद वापस पाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दे। वहाँ स्टैन, बैन और सारे टीम मेंबर्स का प्लान रेडी था, सिर्फ उसे एग्जीक्यूट करना था। पर अचानक उन्हें उनका सीनियर अपने ऑफिस में बुलाता है और ये कहता है कि तुम लोगों ने काम तो अच्छा किया, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन में रहते बिना तुमने बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया था उस जगह पर। तो अब मैनेजमेंट टीम ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, यानी उन सभी को वापस अपने घर लौटना होगा। ये सुनने के बाद तो स्टैन और बाकी मेंबर्स एकदम से चौंक गए क्योंकि वो वापस चले गए तो इस प्लान का कुछ होगा नहीं। स्टैन तो समझाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये डिसीजन फाइनल हो चुका होता है। सभी बाहर निकलकर काफी डिसअपॉइंटेड थे, खास करके स्टैन जिसने अपना सब कुछ इस पर लगा दिया था। वो एक्चुअल में लारा के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन यहाँ सिस्टम वाले ही उसका साथ नहीं दे रहे। मैट और लारा को भी जब ये बातें पता चली तो वो उदास हो गए थे, लेकिन मैट फिर भी हार नहीं मानता और अपने दोस्तों के साथ कुछ डिस्कशन करता है। उनके हिसाब से अगले दिन उन्हें अपने घर वापस लौटना है, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा कर ले जिससे एक ही दिन के अंदर वो सोना लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। उस टीम में बैन नाम का आदमी बताने लगा कि समुद्र के नीचे एक चर्च है, अगर उस चर्च में हम एक ऐसा डीकम्प्रेशन एरिया बना ले जिसमें कि सारी पानी निकाल कर हम ऑक्सीजन भरते रहें, तो हम बहुत ज्यादा समय तक पानी के अंदर टिक पाएंगे। ये प्लान पहले तो एकदम फिजिबल नहीं लग रहा था, लेकिन इसके अलावा कुछ ऑप्शन ना होने के कारण वो इसी में आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। जल्द से जल्द अब सारे इक्विपमेंट उसके रिलेटेड जमा कर लिए गए। भले ही रात का समय हो चुका था, पर हर एक सोल्जर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है और वो पंपिंग से रिलेटेड हर एक इक्विपमेंट प्लेन में रख लेते हैं। जैसे तैसे वो टेक ऑफ करके उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और सारी चीजें पानी में गिराने लगते हैं। डाइविंग सूट पहनकर वो सीधा उस चर्च के पास पहुंचे। चर्च के अंदर उन्होंने एक स्पेसिफिक कमरा देखा जिसे कि डीकम्प्रेशन बनाने का डिसाइड किया जाता है। वो पाइप से उस पंपिंग मशीन को जोड़ देते हैं और अपना काम चालू करते हैं गोल्ड को ढूंढने का। अब कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें पता चलता है कि वो जेल मिल चुकी है जिसमें इतने सारे गोल्ड बार्स रखे गए थे कई साल पहले। जैसे तैसे वो उस लोहे को पिघला कर उसके अंदर घुसते तो हैं, पर चौंकाने वाली बात थी कि वहाँ पर गोल्ड बार थे ही नहीं। उस जगह पर सिर्फ पुराने जमाने के कुछ नोट्स और करेंसी रखे गए होते हैं जो शायद इस जमाने में बिल्कुल काम नहीं आएंगे। अब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हो रही थी तो सभी थोड़ा डर गए। हमें तो अब उस सोल्जर को दिखाया जाता है जिसने कि लारा की फैमिली से वो सारे गोल्ड रिट्रीव किए थे। उसे शक था कि आखिरकार ये गोल्ड आया कहाँ से, तो वो लारा के घर पर छानबीन करने चला गया। थोड़ी रिसर्च करने के बाद उन्हें वहाँ पर कई सारे मैप दिखाई दिए और डाइविंग सूट मिलते हैं। मैप पर वही लोकेशन थी जहाँ पर वो सारे लोग गोल्ड को ढूंढ रहे होते हैं। तो अब इन सारी चीजों के बाद उस सोल्जर को शक तो हो गया था कि वो सब कुछ बड़ा कर रहे हैं। उसने तो ये सारी कंप्लेन अपने सीनियर से भी कर दी कि बैन और इसके टीम मेंबर सब इसमें शामिल हैं। एक सोल्जर जिसे इस बारे में पता था, सीनियर उसे बुलाकर जॉब से निकालने की धमकी देता है। बेचारा वो अपनी जॉब बचाता या फिर बैन की टीम की राज छुपाता। वो सोल्जर तो अपने कुछ साथियों के साथ सीधा वही लोकेशन पर पहुंच जाता है, पर एक्चुअल में उस जगह कोई नहीं था, क्योंकि जैसा हमें पता है कि बैन और उसके टीम मेंबर्स का बेस ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर उस चर्च में है। यानी उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि वो कहाँ पर है। वहाँ पानी की गहराइयों में सभी के मुंह लटके हुए इसीलिए थे क्योंकि उनके पास सिर्फ अभी एक ही गोल्ड बार होता है।
वहाँ सभी सोल्जर्स एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे क्योंकि अगर उन्हें गोल्ड नहीं मिला तो इतना भारी भरकम रिस्क लेना बेकार हो जाएगा। कई मेंबर्स तो लारा को ही इसका रीजन मान रहे थे क्योंकि उसने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन मैट उसका साइड लेते हुए कहता है कि लारा का इसमें कोई गलती नहीं है। अगर हम थोड़ी और रिसर्च करें तो खजाना मिल सकता है। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब लारा अपने ग्रैंडफादर द्वारा बताई गई सारी कहानियों को झूठ मानने लगी थी, पर जैसे ही वो उस जगह से निकलने जाते हैं तो उन्हें एक दीवार दिखाई दी। उन पर कई सारे सोल्जर्स के नाम लिखे गए थे। अब ये काफी उन्हें स्ट्रेंज लगता है, इसीलिए वो उन दीवार के पिलर्स को निकालने लग जाते हैं। जैसे तैसे वहाँ से निकलने का एक रास्ता बनाने पर वो अंदर गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि असली सोने के बार्स तो वहीं पर मौजूद थे। उनकी क्वांटिटी वहाँ पर बहुत ज्यादा होती है और इतने में तो वो पूरे देश को खरीद लें। सभी के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही थी और अब वो उसे एक्सट्रैक्ट करने के प्लान में जुट जाते हैं, यानी कि उन सारे पैराशूट की मदद से बांध देना और सोने को पानी के ऊपर लेकर आ जाना। पर कहते हैं कि मुसीबत बताकर नहीं आती। ऊपर वो खतरनाक जर्मन सोल्जर्स अपने साथियों के साथ जब जा रहा था तो उसे कुछ पंपिंग एरियाज और नोड्स दिखाए जाते हैं जो पानी के अंदर से निकल रहे थे, यानी उसे शक होने लगा तो वो अपने कई साथियों को अंदर भेजता है और अब वही साथी सारे यूएस मिलिट्री सोल्जर्स पर हमला करते हैं। अच्छी बात हुई कि मैट और स्टैन इस बारे में जान गए थे और उन जर्मन सोल्जर्स को ये मारने लगे। पर इतना ही नहीं, ऊपर मौजूद वो जर्मन सीनियर सोल्जर तो अब ग्रेनेड भी फेंकने लगा होता है, यानी पानी के अंदर काफी धमाके हो रहे थे। मैट, बैन और सभी सोल्जर प्लान के अकॉर्डिंग पैराशूट बांध देते हैं उन सोने के बार्स पर, लेकिन वो उतनी तेजी से ऊपर नहीं जा रहा था जिस वजह से उन्हें अपनी आखिरी गैस सिलेंडर उसमें डालनी पड़ी। जैसे तैसे वो सब हिम्मत करते हैं और पानी के ऊपर आ जाते हैं, पर अभी भी जर्मन सोल्जर्स वहाँ मौजूद थे जो ग्रेनेड लॉन्चर उनके ऊपर तान देते हैं। लग रहा था कि सभी मर जाएंगे, पर वहाँ सही समय पे यूएस मिलिट्री फोर्स के कुछ और लोग आ गए जो हमला करके सबसे पहले अपने साथियों को बचा कर लेकर आ जाते हैं। जर्मन सोल्जर्स अब पीछे हटने का डिसाइड कर रहे थे, यानी उन लोगों ने आखिरकार इतने सारे टन सोने को अक्वायर कर लिया है, वो भी इतनी खतरनाक जगह से जहाँ पर जाने का कोई सोच नहीं सकता था। शायद इसके बाद उनकी जिंदगी एक अलग ही लेवल पर चलेगी।